हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस मॉडल आंसर को मैं डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, और जैसा कि आज हमने टेलीग्राम चैनल पे ही बताया था कि आज मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा, चाहे वह 67वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा हो या सीडीपीओ की मुख्य परीक्षा हो या ऑडिटर की मुख्य परीक्षा हो, इन सभी की मुख्य परीक्षा में यह जो हमारा मॉडल आंसर होगा वह आप सभी के लिए लाभदायी सिद्ध होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 यानी कि करेंट अफेयर से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है। यह जो करेंट अफेयर से संबंधित जो हमारा टॉपिक है वह बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन से यह टॉपिक संबंधित है। हमने टेलीग्राम चैनल में आज आप लोगों को प्रश्न भी दे दिया था। हमने वहां पर बताया था कि आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का जो प्रश्न होगा वह होगा हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती चुनौतियों तथा इससे निपटने के लिए भारत के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करें। ठीक है, प्रश्न को देखने के बाद आपको यह बातें समझ में आ गई होगी कि किन दो सेक्शन पर हमें उत्तर जो है वह फोकस करना है। पहला जो सेक्शन पर आपको फोकस करना है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियां उभर रही है, यानी कि आपको चुनौतियों पर फोकस करना है। दूसरा सेक्शन पे जिसको आपको फोकस करनी होगी, भारत के द्वारा इन चुनौतियों से निपटने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में आपको चर्चा करनी होगी। तो यह हमारा आज का मॉडल आंसर का हमारा प्रश्न है, और क्रमबद्ध रूप में इन दोनों सेक्शन को हम लोग मॉडल आंसर के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एकेडमिक्स फॉर सीएसई के द्वारा मेंस आंसर राइटिंग, जो कि पूरी तरह से फ्री होगी, फ्री मेंस आंसर राइटिंग से संबंधित रणनीति तैयार की गई है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर सप्ताह में 2 या 3 प्रश्नों का आंसर राइटिंग बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए कराया जाएगा। अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी, चाहे वह 67वीं की तैयारी कर रहे हो या फिर ऑडिटर या सीडीपीओ या AAO मेंस की तैयारी कर रहे हो, हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर निःशुल्क आंसर राइटिंग प्रोग्राम का आप सभी हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग भूमिका इंट्रोडक्शन को देखते हैं। वर्तमान समय में भारत के विदेश नीति निर्माताओं और रणनीतिक समुदाय को हिंद प्रशांत जैसे सामरिक दृष्टिकोण ने अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित किया है। देखिए, जब आपको प्रश्न पूछे जाएं इस तरह से, जैसे कुछ स्पेशली करंट ओरिएंटेड जो प्रश्न होंगे, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे, तो यहाँ पर 2 सेक्शन में पूछा हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियां और भारत के प्रयास। तो आपको सबसे पहले चुनौतियां पूछा गया है ना, तो इंट्रोडक्शन में आपकी पहली लाइन ऐसा होना चाहिए कि वह चुनौतियों को प्रदर्शित कर रहा हो। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा है, वर्तमान समय में भारत के विदेश नीति निर्माताओं और रणनीतिक समुदाय को हिंद प्रशांत जैसे सामरिक दृष्टिकोण ने अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित किया है। यानी कि आपको यहां पर हिंद प्रशांत क्षेत्र का महत्व प्रदर्शित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अनुसार भारत इस क्षेत्र के रणनीतिक भविष्य को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यानी कि जो इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट है उससे स्पष्ट हो रहा है कि भारत किस प्रकार से हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण शेप देने में अपनी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। तो यह है हमारा आज के प्रश्न का मॉडल आंसर का क्या है, इंट्रोडक्शन। इस मॉडल आंसर के अंतर्गत कई ऐसे कीवर्ड का यूज किया गया है जिसे हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन हम जब इस वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं तो उन कीवर्ड को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब आप एक आंसर लिखते हैं तो हर एक फैक्ट्स को या फिर हर एक जो कीवर्ड होते हैं उसको डिफाइन कर पाना मुश्किल होता है लिमिटेड वर्ड के अंतर्गत। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो महत्वपूर्ण कीवर्ड हैं, जो मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, उसको मैं एक्सप्लेन करते जाऊं, और आप लोग जब पूरी वीडियो को सुनेंगे तो वो जो एक्सप्लेनेशन होगा वह पूरी तरीके से, आपकी कन्फ्यूजन जो होगी वह पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। तो हमारी कोशिश होगी कि हर एक पॉइंट को पूरी डिटेल से वीडियो के रूप में यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस कर सकूँ। तो वह हमारा इंट्रोडक्शन था। देखिए, अब यहाँ पर हमने मैप को डिज़ाइन किया है। यह मैप में हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र को समझाने के लिए हमने इसका डायग्राम बना दिया है, ताकि ये जो क्लियरिटी हो सके हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में। जैसे ये जो मैप बनाया हुआ है, यह है हिंद क्षेत्र।
इंडो पैसिफिक रीजन, यह है इंडो रीजन और यह है पैसिफिक रीजन। सबसे पहले यह समझिए कि आखिर इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र क्यों कहा जाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र का कहने के पीछे जो रीजन है वह यह है कि हिंद क्षेत्र को, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, दोनों महासागरों के बीच के, जो दोनों महासागरों के मिलने से जो क्षेत्र बनता है वह हिंद प्रशांत क्षेत्र कहलाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर हिंद जो महासागर है उसका रेंज देखिए, ठीक है। प्रशांत महासागर का जो आप क्षेत्रफल देखिए ग्लोब पे, ये पूरी तरीके से सर्किल टाइप का बन जाएगा। तो हमने पूरा इधर को लैटिन अमेरिका वगैरह कंट्री, चाहे अमेरिकी कंट्री हो या फिर साउथ अमेरिका, हमने उसे डिजाइन नहीं किया, लेकिन वो ग्लोब के मैप आधार पे आप उसे समझ लीजिए। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र का मतलब हो गया दो महासागरों के बीच का केंद्र बिंदु, दो महासागरों के बीच का क्षेत्र, तो इसीलिए इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। यह बेसिकली एशिया प्रशांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र कारण यह है कि ये जो हिंद महासागर के आसपास जो कंट्री ये सब स्थित हैं वह एशिया के अंतर्गत आते हैं और ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। लेकिन चूंकि भारत की देखिएगा तो आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भूमिका है, ये इंडिया देखिए, ठीक है, तो भारत की काफ़ी अधिक भूमिका है, इसीलिए एशिया प्रशांत क्षेत्र को अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र का भी नामकरण कर दिया गया है। तो यह है हमारा हिंद प्रशांत क्षेत्र क्यों कहते हैं। अब देखिए इसे हमने इंट्रोडक्शन के बाद हमने क्या लिखा है। विगत कुछ वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र भू रणनीतिक रूप से विश्व की विभिन्न शक्तियों के मध्य कूटनीतिक एवं संघर्ष का नया मंच बन चुका है। आप लोग देखिए, हमने बोला था कि कई कीवर्ड यूज होंगे जिसको मैं डिफाइन करते चलूंगा। यहाँ पर विभिन्न शक्तियों के मध्य कूटनीतिक एवं संघर्ष का नया मंच बन चुका है। अब यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये विभिन्न शक्तियाँ कौन कौन सी है। जैसे हाल के दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वाड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ गई है। क्वाड के अलावा ऑकस का यहाँ पर गठन किया गया है, AU की US ऑकस। हमने इस पर एक मॉडल आंसर भी डिस्कस किया है, हमारा प्लेलिस्ट में अवेलेबल, आप उसे देख सकते हैं। क्वाड है, ऑकस है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि जो चाहे वह USA हो, रसिया यूक्रेन वार के बाद चाइना और रसिया के बीच गठजोड़ किस प्रकार से रसिया और चाइना के बीच जो दोनों के बीच निकटता आ रही है उसके कारण भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ी हुई है। तो इसके अलावा आप ब्रिटेन को देख लीजिए, अब फ्रांस को देख लीजिए, यहाँ पर कई सारे युद्धाभ्यास किए जा रहे हैं विभिन्न पश्चिमी देशों के द्वारा ताकि चाइना को बैलेंस किया जा सके। तो इस प्रकार से विभिन्न शक्तियों के मध्य कूटनीतिक एवं संघर्ष का नया मंच बन चुका है। कौन? हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र एवं नियम आधारित बनाए जाने की वकालत की गई है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम इसकी चुनौतियों को समझना आवश्यक है जो इस प्रकार है, जो कि प्रश्न भी पूछा गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। तो अगर विभिन्न वैश्विक शक्तियों के मध्य हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र नियम आधारित बनाए जाने की बात की जा रही है, इसका मतलब है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, कहीं ना कहीं एक तरफा वहां पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसीलिए तो विभिन्न शक्तियों के मध्य स्वतंत्र नियम आधारित व्यवस्था बनाए जाने की वकालत की गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर हिंद प्रशांत क्षेत्र की कौन कौन सी प्रमुख महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। देखिए इन चुनौतियों का हमने यहाँ पर सिर्फ पॉइंट वाइज लिखा है। आप लोग पूरी लेक्चर को सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं उसको एक्सप्लेनेशन आप लोग करने की स्थिति में होंगे। पहला पॉइंट है चीन की विस्तारवादी नीति। चीन की विस्तारवादी नीति, इसे हम लोग डायग्राम के जरिए ही समझिए। डायग्राम के जरिए जब आप समझेंगे तो आप पूरी तरीके से स्पष्ट आपको हो पाएगा। चीन की विस्तारवादी नीति, यहाँ पर फिर से मैं हिंद प्रशांत क्षेत्र का मैं डायग्राम आपके समक्ष रख रहा हूँ। यहाँ पर कहा गया है कि चीन की बढ़ती जिस प्रकार से विस्तारवादी नीति बढ़ रही है, जैसे देखिए चाइना के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई ऐसे देश हैं। सबसे पहले आप समझिए कि चाइना के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए, अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए उसके द्वारा एक पॉलिसी लाई गई है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके द्वारा चाइना 100 से अधिक देशों के अंतर्गत वह बुनियादी ढांचे के विकास पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। बुनियादी ढांचे का विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दौरान ही चीन के द्वारा एक ऋण जाल की नीति अपनाई जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर चीन के द्वारा कई सारे छोटे छोटे जो देश हैं उनको प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप हमारे कंट्री को आप अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की छूट दीजिए, इसके बदले में हमारे तरफ से अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो हमारे यहाँ जो स्थित बैंक हैं या फिर जो भी निजी क्षेत्र इसके साझेदार हैं BRI के, उससे आप लोन लीजिए और उसके द्वारा आप अपने देश का डेवलपमेंट करिए। इसके द्वारा चीन जो है वह ऋण जाल की नीति के तहत कई सारे देशों को अपने कर्ज की नीति
स्थिति में वह फंसा चुका है और उन देशों पर वह पूरी तरीके से आर्थिक और रणनीतिक आधिपत्य स्थापित करने की स्थिति में हो गया है। तो यह है चीन का BRI प्रोजेक्ट है, मैंने यहाँ पर संक्षेप में बताया। BRI प्रोजेक्ट के कारण ही चीन के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में विस्तारवादी नीति देखने को मिल रही है। जैसे इंडिया के बगल में आप देखिएगा, यहाँ जो पड़ोसी देश है, जलीय सीमा जो साझा हो रही है वह है श्रीलंका। श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास किया जा रहा है, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। म्यांमार में सीतवे बंदरगाह, म्यांमार चूंकि यहाँ पे पूरा मैप यहाँ पे डिजाइन नहीं किया हुआ है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नीचे, आप लोग उससे स्पष्ट समझ लीजिएगा। म्यांमार में सीतवे बंदरगाह का विकास किया जा रहा है। जिबूती में आप अफ्रीका में देखेंगे तो जिबूती में नौसैनिक अड्डे का विकास किया जा रहा है चाइना के द्वारा, नौसैनिक अड्डे का विकास, ठीक है। इसके अलावा चाइना के द्वारा चाहे वह बांग्लादेश हो, नेपाल हो, कई सारे देशों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वहाँ डेवलपमेंट कार्य किए जा रहे हैं। ये मैंने संक्षेप में कई सारे देखिए। चाइना की जो BRI पॉलिसी है, BRI पॉलिसी के सबसे ज़्यादा जो 3 प्रभावित देश एशिया क्षेत्र में है वह है पाकिस्तान, श्रीलंका। अब श्रीलंका संकट हाल ही में जो हुआ है उसका आप समझ ही रहे होंगे, उसका मैं आगे भी इसका एक श्रीलंका संकट पर एक वीडियो भी डिस्कस करूंगा। पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव, 3 ऐसे एशियाई देश हैं जो चाइना के BRI पॉलिसी के सबसे ज़्यादा कर्जदार देश हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अफ्रीका और एशिया के अंतर्गत चाइना के द्वारा विस्तारवादी नीति का विकास किया जा रहा है। तो हमने एक को यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर जो चीन का हमने सीतवे बंदरगाह म्यांमार का हमने डिस्कस किया है, वह चाइना नहीं, म्यांमार का जो सीतवे बंदरगाह है भारत के द्वारा उस पर विकास किया जा रहा है, ठीक है। हमें जो यहाँ पर बताना था वह था पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका का हम्बनटोटा, आप इसे लिखते चलिएगा, श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह, जिबूती में सैन्य अड्डे का विकास, नौसैनिक सैन्य अड्डा है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, सैन्य अड्डे का विकास, मालदीव में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है चाइना के द्वारा। इसके अलावा भी आप देखिएगा कि कई सारे प्रशांत महासागर के आसपास जो स्थित क्षेत्र हैं, जो लैटिन अमेरिकी देश है, छोटे छोटे जो अफ्रीकी कंट्री है, वहाँ पर भी चाइना के द्वारा बहुत सारे निवेश किए जा रहे हैं। तो यह है चाइना की विस्तारवादी नीति। तो यह मुझे लगता है कि पहला पॉइंट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। दूसरा है बढ़ता व्यापार असंतुलन, यानी कि किस प्रकार से हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यापार असंतुलन बढ़ रहा है। देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में, चूंकि आप हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखेंगे तो जो सबसे मेन जो इकोनॉमिक आधार पे जो एक इकोनॉमिक सुपर पावर है वह 2 देश है, ठीक है। मैं सेंटर में यहाँ पर 2 देश को रख रहा हूँ, चाइना और भारत को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अब देखिएगा कि इन दोनों देशों के मध्य, चाहे चाइना का इस हिंद प्रशांत क्षेत्र के आसपास स्थित द्वीपीय देश हों या फिर भारत का हिंद प्रशांत क्षेत्र के आसपास स्थित द्वीपीय देशों के साथ आर्थिक संबंध हो, उनमें चाइना भारत से कहीं आगे निकलकर खड़ा होता है। चाइना का इन देशों में काफ़ी अधिक ट्रेड हो रहा है चाइना का, और सरप्लस ट्रेड कई देशों के साथ भी चाइना का बना हुआ है, और भारत के साथ जो ट्रेड है वह चाइना की तुलना में अत्यंत कम है। इसी कारण यहाँ पर व्यापार असंतुलन बढ़ता जा रहा है। चाहे चाइना के द्वारा नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट की बात हो, भारत से कहीं अधिक आगे चाइना है, इसीलिए यहाँ पर व्यापार असंतुलन बढ़ रहा है। और जब व्यापार असंतुलन यहाँ पर बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई होगी वह एक पक्षीय होता चला जाएगा, और चीन के पक्ष में यह पूरी तरीके से बातें, हिंद प्रशांत क्षेत्र की बातें चली जाएगी। और यही कारण है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभर कर सामने आ रहा है विभिन्न देशों के मध्य बढ़ता व्यापार असंतुलन। तीसरा पॉइंट है समुद्री सुरक्षा। देखिए समुद्री सुरक्षा का मतलब हो गया समुद्री जो सीमा है, समुद्री सीमा जो है उसकी सुरक्षा। अब समुद्री सीमा की जो सुरक्षा किस प्रकार से होगी, देखिए यहाँ पे तीसरा और जो चौथा पॉइंट है समुद्री संसाधनों का दोहन। तो तीसरा और जो चौथा पॉइंट है वह पूरी तरीके से एक दूसरे से मिली हुई है। समुद्री सीमा की सुरक्षा हो या फिर समुद्री संसाधनों का दोहन। चूंकि समुद्री संसाधन है तो विश्व के सभी देशों का इस पर समान अधिकार होना चाहिए, स्पेशली जब आसपास के जो कंट्री हो, जहाँ पे जो भी समुद्री क्षेत्र से संबंधित हो, उनका तो यहाँ पर समान अधिकार होगा। लेकिन चाइना के द्वारा इन समुद्री संसाधनों का भी दोहन किया जा रहा है। आप चाइना के द्वारा देखिएगा कि दक्षिण चीन सागर के साथ भी इसी तरीके की समस्या, पूर्वी चीन सागर में भी इसी तरीके का दोहन की समस्या देखने को मिल रहा है। खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी कारण समुद्री संसाधनों का दोहन एक प्रमुख चुनौती बनकर उभरा है, और इससे समुद्री सुरक्षा भी जो है वह हाल के दिनों में कहीं ना कहीं असंतुलित और समुद्री सुरक्षा कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है।
अगला पॉइंट है विभिन्न महाशक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा। यह देखिए, ये आप कह सकते हैं कि यह कैसे चुनौती हो सकती है, इसे आप बिल्कुल चुनौती के अंतर्गत ही रखिए, क्योंकि विभिन्न महाशक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा होने से हिंद प्रशांत क्षेत्र में पता है क्या हो रहा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक कहीं ना कहीं सैन्य गतिविधियां यहाँ पर वृद्धि हुई है, सैन्य गतिविधियों में वृद्धि हुई है। मैं यहाँ पर लिखते चल रहा हूँ, आप लोग इसे समझते चलिए और अपने नोट्स में इसे लिखते चलिएगा, की पॉइंट्स जो हो गया। मैं सारे पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता था, इसीलिए कुछ पॉइंट को मैंने डिस्कशन के रूप में बताने के लिए सोचा था। तो सैन्य गतिविधियों कैसे विभिन्न महाशक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा से सैन्य गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। जैसे जब विभिन्न महाशक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा होगी तो स्वाभाविक है कि इनके द्वारा क्या किया जाएगा, युद्धाभ्यास किया जाएगा। आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे कंट्री है, खास करके अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के जो कंट्री है, अमेरिका और यूरोपीय वेस्टर्न कंट्रीज, उनके द्वारा चाइना को काउंटर करने या चाइना को अपनी सैनिक क्षमता को दिखाने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अधिक से अधिक युद्धाभ्यास किए जा रहे हैं। और अगर अधिक से अधिक युद्धाभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में किया जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सैन्य गतिविधियों में वृद्धि होगी और जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वह कहीं ना कहीं असंतुलित नजर आएगा। तो यह है हमारा हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर जो यहाँ पर महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, वह हमने इसे 5 पॉइंट के माध्यम से इसे डिस्कस किया है। अब चुनौतियों को ही देखिए। चीन लंबे समय से हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री संसाधनों का दोहन, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण तथा दक्षिणी चीन सागर में आक्रामक गतिविधियों आदि के माध्यम से अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगा हुआ है। इसके लिए चीन के द्वारा मोतियों की माला नीति, ऋण जाल की नीति आदि का सहारा लिया जा रहा है। ऋण जाल की नीति जिसे हमने BRI के माध्यम से ऊपर डिस्कस किया है, वही ऋण जाल की नीति है। आप अगर आपने उसे पूरा समझ लिया होगा तो ऋण जाल की नीति आपकी पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई। विभिन्न छोटे छोटे देशों को अपने ऊपर आत्मनिर्भरता में वृद्धि कर आपूर्ति श्रृंखला को चाइना के द्वारा प्रभावित किया जा रहा है। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अशांति की स्थिति बनी हुई है। यानी कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसकी चुनौतियों को यहाँ पर एक पैराग्राफ में हमने दर्शा दिया है। पहले हमने 5 पॉइंट के माध्यम से बताया, उसके बाद एक पैराग्राफ में हमने बता दिया कि किस प्रकार से चाइना के द्वारा विस्तारवादी नीति अपनाई जा रही है, चाहे वह समुद्री संसाधनों का दोहन हो, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण हो, दक्षिणी चीन सागर में आक्रामक गतिविधियां हो। इसके माध्यम से चाइना के द्वारा, चाहे वह मोतियों की माला नीति चाइना के द्वारा जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी कहा जाता है, या फिर चेक डेप्ट की पॉलिसी, ऋण जाल की नीति आदि का सहारा लिया जा रहा है। चाइना के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र को कहीं ना कहीं असंतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। यही कारण है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में वर्तमान समय में विभिन्न चुनौतियां बनी हुई है। अब ये तो हमने चुनौती को समझा। अब देखते हैं कि आखिर हिंद प्रशांत क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना की गतिविधियां बढ़ रही है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में विभिन्न महाशक्तियों के मध्य क्यों प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनकर उभरा है। तो इसके लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र की हम लोग महत्व को देखेंगे। देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र की महत्व का आकलन इसी से किया जा सकता है कि चाहे वैश्विक GDP में हिस्से की बात आए या फिर वैश्विक आबादी में हिस्से की आए, हिंद प्रशांत क्षेत्र की लगभग 60% से ज्यादा योगदान है। वैश्विक GDP में जहां 63% हिस्सा हिंद प्रशांत क्षेत्र का है। हिंद प्रशांत क्षेत्र का कहने का मतलब है हिंद प्रशांत के आसपास के जो आसपास स्थित द्वीपीय देश हैं उन सब का योगदान है। वैश्विक GDP में 63%, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा भागीदारी है हिंद प्रशांत क्षेत्र की। विश्व की 65% जो आबादी है वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में रह रही है। समुद्री व्यापार में हिंद प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा 60% से ज़्यादा हो रहा है। तो आप हिंद प्रशांत क्षेत्र का इसी से आप महत्व का आकलन कर सकते हैं। अब आते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को देखिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो भारत की भूमिका को हमें समझना आवश्यक है। विगत कुछ वर्षों में भारत एक मजबूत आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। इसीलिए अनेक देशों के द्वारा भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के रूप में स्वीकार किया गया है। अब देखिएगा कि विगत एक दशक से, खास करके आप 4-5 के बाद से देखिएगा तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की जो गठन, अभी भले ही क्वाड ने एक अपना स्ट्रक्चर्ड रूप लिया है, लेकिन क्वाड की चर्चा बहुत पहले से चल रही थी और उसी समय से भारत की एक प्रभावी भूमिका, भारत की व्यापक भूमिका को हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वीकार किया जा रहा था। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि
भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में एक स्थिर अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में भारत की पहचान वैश्विक स्तर पर उभर रही है। तो इसके कारण विभिन्न देशों के द्वारा, चाहे वह आसियान कंट्रीज हो, चाहे वह अमेरिका हो या फिर वेस्टर्न कंट्रीज हो, उन सबके द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक व्यापक भूमिका निभाने वाले देश के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। भारत की व्यापक भूमिका के कारण ही एशिया प्रशांत क्षेत्र को अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के द्वारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र नाम दिया गया है। अभी हमने डायग्राम को मैं बता रहा था तो उसमें हमने कहा कि ये जो बेसिकली एशिया प्रशांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन एशिया प्रशांत क्षेत्र में इंडिया की बहुत अधिक भागीदारी है, इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा या फिर अमेरिकी जो कंट्रीज, अमेरिका है, कनाडा वगैरह हैं, उनके द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र का नामकरण इसे किया गया। पहले इसको एशिया प्रशांत क्षेत्र के रूप में बेसिकली जाना जाता है, लेकिन अब हिंद प्रशांत क्षेत्र का भी नाम इसे दिया गया है। भारत ने भी इसी भूमिका के कारण प्रारंभ से ही एक स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की वकालत की है। भारत ने कहा है कि एक नियम आधारित व्यवस्था होनी चाहिए, स्वतंत्र नौवहन व्यवस्था होनी चाहिए, और यही हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत सहित अनेक जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं, वैश्विक राष्ट्र हैं, उनकी यह डिमांड है। तो भारत की स्पष्ट भूमिका यहाँ पर परिलक्षित हो रही है। इसे हमने एक पैराग्राफ के माध्यम से एकदम सारगर्भित रूप में इसे हमने समझाने का प्रयास किया है। अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं उसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो प्रयास है हिंद प्रशांत क्षेत्र में वह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सक्रियता में वृद्धि देखने को मिली है। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुत अधिक सक्रिय दिख रहा है आजकल, चाहे वह क्वाड की मीटिंग हो, क्वाड की मिलिट्री ऑपरेशन हो, हिंद प्रशांत क्षेत्र से में ही संपादित की जाती है और वहां पर भारत की एक्टिव भूमिका होती है। दूसरा है क्वाड की हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे का समर्थन। देखिए, हमने जो 75 मॉडल आंसर आप सभी को हमने प्रोवाइड किया है, उसमें IPEF से रिलेटेड एक प्रश्न ही हमने उसमें फ्रेम किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण 67वीं मेंस के लिए। IPEF का मतलब होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का मतलब जो संक्षिप्त में तात्पर्य हुआ, जो 75 मेंस मॉडल नहीं ले पाए हैं उनके लिए मैं संक्षेप में बता दे रहा हूं। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे का जो तात्पर्य है वह यह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के मध्य आर्थिक संबंधों को बढ़ाना, आर्थिक व्यापार में वृद्धि करना, और जो व्यापार असंतुलन की स्थिति अभी हमने चुनौतियों में बताया था, उस व्यापार असंतुलन को संतुलित करना हिंद प्रशांत जो आर्थिक ढांचा उसका मुख्य उद्देश्य है। आप लोग यही संक्षेप में समझिए। दूसरा जो भारत के प्रयास है क्वाड आधारित स्वतंत्र एवं नियम आधारित बनाए जाने, क्वाड के द्वारा स्वतंत्र एवं नियम आधारित बनाए जाने का पक्ष। भारत जो है हमेशा से स्वतंत्र एवं नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाए जाने का पक्ष लिया है, और क्वाड का जो मुख्य गठन जो किया गया था वही मुख्य उसका उद्देश्य भी था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को नियम आधारित बनाना, स्वतंत्र नौवहन व्यवस्था वहां पर संचालित करना, दवा मुक्त राजनीति से मुक्त करना। तो यही क्वाड का भी गठन का मुख्य उद्देश्य था। भारत ने भी क्वाड के इस जो स्टेटमेंट है उसका पक्ष लिया है और उसका समर्थन किया है। भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है जापान के साथ मिलकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीपों का विकास करना, यानी कि चाइना की BRI जो पॉलिसी है, BRI पॉलिसी को काउंटर करने के लिए भारत और जापान मिलकर रणनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं, चाहे वह अफ्रीका और एशिया में स्थित हो, उन द्वीपों का विकास किया जा रहा है। किन दो देशों के साथ मिलकर? भारत और जापान के साथ मिलकर। तो महत्वपूर्ण भूमिका भारत की हुई या नहीं, यह स्पष्ट होती है। यानी कि भारत ने जापान के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीपों का विकास किया जा रहा है, जो कि भारत के महत्वपूर्ण प्रयास को दर्शाता है। उदार लोकतांत्रिक विचारधारा वाले देशों के साथ बेहतर संबंध। देखिए, भारत जो है उन देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने पर ज़्यादा बल देता है जो जहां पर लोकतंत्र स्थापित हो। जो लोकतांत्रिक कंट्री है उनके साथ भारत अपने आप को सहज महसूस करता है। जैसे देखिएगा कि म्यांमार में अभी भले ही सैन्य शासन आ गया हो, लेकिन सैन्य शासन आने से पहले म्यांमार के साथ भारत का संबंध काफ़ी बेहतर था, लेकिन सैन्य शासन आने के बाद से भारत और म्यांमार संबंध में थोड़ी गिरावट आई है। इसीलिए चूंकि विचारधारा के नाम पर भी, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है और भारत उसी कंट्री के साथ अपने आप को सहज महसूस करेगा जहां पर भी लोकतांत्रिक विचारधारा कायम हो। तो भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित उन
लोकतांत्रिक देशों के साथ, लोकतांत्रिक विचारधारा वाले देशों के साथ संबंध बेहतर करने पर फोकस कर रहा है और कहीं ना कहीं बीआरआई को काउंटर करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चीन की जो आक्रामक नीति है उसको काउंटर करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा भारत के द्वारा द्वीपीय देशों में अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए आवश्यकता अनुसार द्वीपीय देशों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। आप श्रीलंका संकट को स्मरण में यहाँ पर आप एक उदाहरण के जरिए आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे श्रीलंका संकट के समय श्रीलंका के नेताओं के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भले ही श्रीलंका का झुकाव चाइना की ओर रहा हो, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका में जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे निपटने में भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो कहीं ना कहीं भारत जो है वह एक द्वीपीय देशों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, चाहे वह मानवीय मूल्यों के आधार पर ही क्यों न हो, भारत द्वीपीय देशों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और भारत चाहता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के सभी देशों का समान रूप से एवं संतुलित विकास हो सके। तो यह भारत का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सक्रियता में वृद्धि हमने इसे डिस्कस कर दिया है। तो इस प्रकार से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के महत्वपूर्ण प्रयास हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रयास हैं जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में उभर सकता है। जैसे अभी जब G7 का, पिछले बार जब G7 की बैठक हुई थी, यहाँ 47वीं बैठक की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट है जिसे मैं लिख नहीं पाया हूं, उसे मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। G7 की जब 47वीं बैठक हुई थी तो उसमें B3W का कॉन्सेप्ट आया था उभर कर। B3W का जो कॉन्सेप्ट था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये बीआरआई को काउंटर करने के, मैं इसे फ्रेश लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। G7 की जो 47वीं बैठक हुई थी उसमें B3W का कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आया था। B3W का मतलब होता है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का निर्माण। इसका मतलब हो गया, ये बीआरआई को काउंटर करने के लिए, जो चाइना की पॉलिसी है उसको काउंटर करने के लिए B3W का कॉन्सेप्ट आया था। इसका मतलब हो गया कि G7 के जो कंट्री हैं वे एशिया और अफ्रीका के जो गरीब राष्ट्र हैं, पिछड़े राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के संतुलित विकास के लिए वे वहाँ पर अधिक से अधिक निवेश पर फोकस करेंगे। तो यह कहीं ना कहीं बीआरआई की जो पॉलिसी है उसको काउंटर करने के लिए लाया गया था। लेकिन इसमें भारत की भूमिका जो है वह अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है। न तो भारत ने इसके पक्ष में अभी तक कुछ स्टेटमेंट दिया, नहीं विपक्ष में। यानी कि भारत अभी इसका अध्ययन कर रहा है B3W प्रोजेक्ट का, और जब B3W प्रोजेक्ट का पूरी तरीके से अध्ययन कर लिया जाएगा तो भारत सरकार के द्वारा इस निवेश का हिस्सा बनना है या नहीं, इसके बारे में राय रखी जाएगी। लेकिन भारत एक B3W प्रोजेक्ट के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र को संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो आप इसको भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो अब हमने प्रश्न के सारे जो डायमेंशन है उसे हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं कि क्या निष्कर्ष है। यहाँ पर हमने प्रश्न के अनुसार लिखा है, हमने बहुत संक्षिप्त निष्कर्ष लिखा है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना की बढ़ती हुई विस्तारवादी नीति को संतुलित करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र को समावेशी विकास प्रदान करने हेतु भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए ये सब कीवर्ड है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समावेशी विकास प्रदान करना, चाइना की विस्तारवादी नीति को संतुलित करना, ऐसे जो कीवर्ड होते हैं उसे आप लोग आंसर लिखने के समय इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। तो आज का जो हमारा प्रश्न था उसका मॉडल आंसर फिनिश हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आज हमने काफ़ी डिटेल में डायग्राम के जरिए एक जो इंटरनेशनल टॉपिक है हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक क्षेत्र, इसमें चाइना की बढ़ती हुई विस्तारवादी नीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की क्या भूमिका है, क्या क्या चैलेंजेज हैं, इन सभी को हमने अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। यह वीडियो लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें, क्योंकि जो हमारा चैनल है उसका बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो अभ्यर्थी जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली मेंस की तैयारी से संबंधित जो उन्हें कंटेंट मिलने की जो समस्या होती है वह पूरी तरीके से दूर हो सके और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अभ्यर्थी भी मुख्य परीक्षा और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में सफलता प्राप्ति के अपने सपने को साकार कर सकें। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक और महत्वपूर्ण सूचना है, टेलीग्राम चैनल पर फ्री मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और मेंस आंसर राइटिंग कार्यक्रम का आप लोग हिस्सा बनिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जा रहा है, आप लोग उसे जरूर ज्वाइन करें।
एक और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। एकेडमिक्स फॉर सीएसई के द्वारा 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन तैयार किया गया है और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल आंसर भी तैयार किया गया है और इन सभी प्रश्नों का मॉडल आंसर आप सभी के लिए अवेलेबल करा दिया गया है। आप लोग काफ़ी एक मिनिमम फी के आधार पर आप लोगों को 1500 रुपये में जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 डीआई को छोड़कर पूरा जीएस को इसमें कवर कर लिया गया है और 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें संकलन तैयार किया गया जो कि 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा, ऑडिटर मुख्य परीक्षा, सीडीपीओ मुख्य परीक्षा, डब्ल्यूओ मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो 75 प्रश्नों का जो मॉडल आंसर है वे जो यूट्यूब पर डिस्कस होते हैं उसके अलावा ये मॉडल आंसर है काफ़ी बेहतरीन तरीके से, काफ़ी मेहनत से हमारी टीम के द्वारा उसे तैयार कर लिया गया है। तो आप लोग उसे अगर इच्छुक हैं परचेज करने के लिए तो यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। प्रशांत कुमार, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8375934036, प्रणय कुमार 9870564701। इन नंबर पर संपर्क करके आप इस 75 पीडीएफ को 75 महत्वपूर्ण मॉडल आंसर को जो स्पेशली 67वीं मुख्य परीक्षा को टारगेट करके तैयार की गई है आप उसे परचेज करके 67वीं मुख्य परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।